आज का जो टॉपिक है वो है संप्रभुता। संप्रभुता जैसा कि हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत जो है वो एक संप्रभु राज्य है। तो इस संप्रभुता होती क्या है और संप्रभुता किसे कहते हैं और आज तक का संप्रभुता का इतिहास क्या है? क्या भारत एक संप्रभु राज्य आज है? क्या आजादी से पहले भारत एक संप्रभु देश था या नहीं? आज इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत संप्रभु राज्य है या संप्रभु राज्य नहीं है। तो हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं संप्रभुता। इसी को आज समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता जो है वो राष्ट्रीय जीवन में शासन करने की एक सर्वोच्च शक्ति है जो अदृश्य है, अविभाज्य है और ना ही आकार और रूप लेन देन वाली एक सर्वोच्च शक्ति। मतलब कि संप्रभुता जो है उसे हम ना देख सकते हैं, कि ये भी नहीं देख सकते कि उसका आकार क्या है या उसका रूप कैसा है, लेकिन फिर भी शासन में वह एक सर्वोच्च शक्ति कहलाती है। यह सर्वोच्च शासन व्यवस्था जो सर्वोच्चता जो है यह शासन व्यवस्था में निवास करती है। किसी भी राज्य या उसको राष्ट्र कहना को राज्य कहलाने के लिए जो चार तत्व आवश्यक होते हैं उनमें जो है संप्रभुता जो है वो सबसे मुख्य होती है। अगर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं कहला सकता। आमतौर पर हम यह कह सकते हैं संप्रभुता संपन्न जो राज्य होता है वही राज्य स्वतंत्र होता है और जिस राज्य के पास संप्रभुता नहीं है वह राज्य नहीं है तो वह पराधीन या गुलाम होता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य तो था लेकिन एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। क्योंकि किसी भी राज्य को होने के लिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए। तो भारत के पास जनसंख्या भी थी 15 अगस्त 1947 से पहले, राज्य जमीन भी थी, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी क्योंकि भारत के मामलों का निर्धारण जो है वो ब्रिटेन की सरकार करती है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य तो था लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। इसीलिए भारत उस समय गुलाम की श्रेणी में आता था। ऐसे कई राज्य थे दुनिया में। आजादी के लिए दुनिया में जो भी लड़ाइयां लड़ी गई वो संप्रभुता के लिए ही लड़ी गई। जो राज्य संप्रभु राज्य होता है वह स्वतंत्र राज्य होता है और संप्रभु संपन्न राज्य जो है वो सर्वोच्च बाह्य दृष्टि से जो है बाहरी दृष्टि से आजाद होता है। इससे सरकार को कानून आदेशों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका वह प्रयोग करती है और उनके द्वारा दिए गए आदेशों का उस देश के या उस राज्य के अंदर राज्य के लोग रहते हैं वो उस आदेश का पालन करने लगते हैं। कारण यह है कि इसके द्वारा राज्य के निवासियों में एकता की भावना का उदय होता है, क्योंकि वह सब निवासी एक ही सर्वोच्च शक्ति के अधीन रहकर एकता का अनुभव करते हैं। इस संबंध में विद्वान है जेलिनेक। उनका कहना है संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके आधार पर उसकी अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति उसे सीमित नहीं कर सकती। इसी को संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता जो है किसी राज्य की सर्वोच्च इकाई है। इस संबंध में ऑस्टिन जो एक राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने कहा है यदि किसी समाज के अधिकांश लोग एक निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने लगते हैं और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतया किसी अन्य प्रधान की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु होता है और समाज जो है वो स्वतंत्र राज्य होता है। अगर बात करें संप्रभुता का ऐतिहासिक विवरण या कहें इसका ऐतिहासिक विकास कि संप्रभुता का जो है वो विकास कैसा है। संप्रभुता शब्द की व्याख्या और विकास की कहानी बहुत लंबी है।
राज्य की सर्वोच्च सत्ता को लेकर एक लंबा विवाद चला है। यह विवाद 11वीं सदी में 11वीं सदी के आसपास जो संघर्ष था सत्ता को लेकर या सर्वोच्चता को लेकर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। और उस समय पोप ग्रेगरी सप्तम और इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम के बीच जो है काफी विवाद रहा है। और 14वीं शताब्दी में जब आधुनिक राज्य की परिभाषा गढ़ी गई या उनके सिद्धांत की नींव पड़ी, तो राजनीति के एक प्रसिद्ध विचारक जिनका नाम था मैकियावेली ने राज्य के सर्वोच्च सिद्धांत की या राज्य के सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत की स्थापना की। उनका तर्क था कि राज्य की शक्ति सर्वोच्च है और चर्च सहित सभी अन्य संघ राज्य के अधीन है। लेकिन यहां पर मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग जो है वो राज्य के लिए नहीं किया। मैकियावेली के उत्तराधिकारी एक विद्वान है जिनका नाम है बोंदा ने अपनी पुस्तक सिक्स बुक्स कॉन्करिंग रिपब्लिक में संप्रभुता के सिद्धांत की पहली बार व्याख्या की। मतलब बोंदा ही संप्रभुता शब्द के जनक है, पहली बार इन्होंने व्याख्या की। परंतु बोंदा ने भी राज्य की शक्ति पर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया। उस समय तक राज्य की शक्ति सर्वोच्च रूप से निरंकुशता के रूप में स्वीकार नहीं की गई थी। सही मायने में और स्पष्ट शब्दों में अपने प्राकृतिक अवस्था के राजा के लिए थॉमस हॉब्स ने राज्य के निरंकुश शक्ति की स्थापना की। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिवियाथन में यह कहा कि राजा सर्वोपरि है और राजा की इच्छा ही कानून है। और हॉब्स जो थे एक समझौतावादी थे। समझौतावादी हॉब्स के बाद एक दूसरे समझौतावादी विचारक जॉन लॉक, जैक जीन और रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने भी संप्रभुता के सिद्धांत का विकास किया। लेकिन संप्रभुता को कानूनी आवरण पहनाने का श्रेय, मतलब कि संप्रभुता को कानूनी आवरण पहनाने का श्रेय जो है वो ऑस्टिन को जाता है। मतलब कि संप्रभुता शब्द के जनक जो हैं वो वर्तमान में ऑस्टिन को माना जाता है। और उधर समकालीन दुनिया में संप्रभुता की यही धारणा मानी है और राज्य को इसी रूप में संप्रभु माना जाता है। संप्रभुता भी जो है वो कई प्रकार की है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति का जानकार है, परंतु उसके अलग अलग रूप हैं, इसके कई प्रकार नहीं होते। संप्रभुता के व्यवहारिक संचालन की प्रक्रिया में इसको कई रूप में उभर कर सामने आती है, जैसे नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, राजनैतिक संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, असंवैधानिक संप्रभुता और जन संप्रभुता जैसे जो हैं, ऐसी चीजें जो हैं वो संप्रभुता के कई कारण हैं। अगर संप्रभुता की अवधारणा की बात करें कि संप्रभुता जो है वो होती क्या है या कैसे बनती है, तो अगर शाब्दिक दृष्टि से बात करें तो सोवर गिनती शब्द की उत्पत्ति यानी कि संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस नामक शब्द से हुई है। और लैटिन भाषा में सुपर एनस का मतलब होता है सर्वोच्च यानी सुप्रीम। संप्रभु होने के नाते राज्य को अपने निवासियों के आज्ञा पालन सुनिश्चित करने का अधिकार है, अर्थात कह सकते हैं राज्य के सर्वोच्च सत्ता के समक्ष कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अवज्ञा की स्थिति में राज्य को दंडित करने को अधिकार है और इसी को आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। राज्य की सीमा के भीतर विद्यमान प्रत्येक लोग और प्रत्येक समुदाय राज्य की इच्छा का पालन करने को बाध्य होते हैं और राज्य की कोई अवज्ञा नहीं कर सकता है। यह इच्छा राज्य के विधियों के रूप में प्रकट होती है। राज्य की शक्ति मौलिक
सर्वव्यापी असीमित होती है। या बाहरी आयाम भी है, यह सिर्फ बाहरी प्रभाव को भी स्वीकार नहीं करता है। संप्रभु राज्य अपनी विदेश का नीति का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के करता है, क्योंकि संप्रभु राज्य सर्वोच्च और स्वतंत्र है। अर्थात संप्रभु राज्य जो है वो किसी दूसरे संप्रभु राज्य के बिना किसी प्रभाव में, दबाव में अपनी आंतरिक यानी गृह नीति और बाहरी यानी विदेश नीति को के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार संप्रभु राज्य किसी दूसरे के संप्रभु राज्य के अधीन नहीं होता है और ना ही किसी अन्य देश की आज्ञा पालन करने को बाध्य होता है, और राज्य की इसी क्षमता को संप्रभुता कहा जाता है। ऑस्टिन का कहना है कि यदि किसी समाज का अधिकतर भाग एक प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का पालन करता है तो उस निश्चित प्रधान व्यक्ति को साधारणतया किसी अन्य प्रधान की आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता है। तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति जो है वो संप्रभु है और समाज जो है वह स्वतंत्र राज्य होता है।